सर सिंधु घाटी सभ्यता के जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो 12th क्लास के बच्चों के लिए काफी कारगर है, जो हमेशा एग्जामिनेशन में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में लिखें। और यह क्वेश्चन अगर इसको बांट दे दो भाग में तो एक आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में लिखें, एक क्वेश्चन जो कभी 8 नंबर का आता है, अन्यथा कभी आता है क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में अन्नागार के बारे में लिखने के लिए या स्नानागार के बारे में लिखने के लिए। तो आइए हम इसको आज डिटेल्स से जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी, जो विश्व में काफी अप्रतिम और अद्भुत कर देने वाली थी, वो कैसे थी। तो हम सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इसकी पहली विशेषता जो थी वो ग्रिड प्रणाली थी। अब आप पूछेंगे ग्रिड प्रणाली क्या होती है, तो ग्रिड प्रणाली का अर्थ ये होता है कि वहाँ की जो सड़कें थी वो बिल्कुल सीधी थी, समकोण पे जाकर काटती थी, और जो घरों का निर्माण होता था वो ज्यादातर वो स्क्वायर में होता था। आप जैसा देख रहे थे, जैसे वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में आप जाएंगे बड़े शहरों में या नगर निगम जहाँ पे है, वहाँ पे जो घरों का निर्माण किया था वो एक नक्शे के अंतर्गत किया जाता है। और जैसे उसको हम अपनी दूसरी भाषा में प्लॉटिंग भी कर सकते हैं कि प्लॉटिंग क्या हो जाता है, यानी कि सारी चीजें सिस्टमैटिक होती। तो ये 17 नुमा आकार की जो शहरें थी वो उनका निर्माण था, उनमें घरों का निर्माण किया हुआ था, वो उस प्रकार से था। अब इसके दूसरी जो विशेषता थी वो शहरों के विभाजन के बारे में देखते हैं कि शहर कैसे बनाए गए थे। तो हम जब इसके अवशेष को प्राप्त करते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख जो दो शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वहाँ की जब हम बात करें तो वहाँ के जो शहरों का अवलोकन किया गया तो ये ज्ञात हुआ कि जो शहरें जो थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। एक जो था पूर्वी भाग था उसको निचला शहर कहा जाता था, और जो पश्चिमी भाग था उसको कहा जाता था ऊपरी शहर या दुर्ग कहते थे इसको। अब अगर हम दुर्ग की संरचना को देखें, जब वहाँ की खुदाई से ज्ञात हुआ तो दुर्ग की जो संरचना थी वो जो बाहरी जो बाउंड्री होता था, जो दुर्ग के बाहर की जो बाउंड्री थी वो प्रायः कच्ची ईंटों से बनी हुई थी, ऐसे अवशेष में प्राप्त हुए हैं। परंतु दुर्ग का निर्माण किया गया था उसमें जो भवन थे वो भवन पक्की सड़कों के बने हुए थे और पक्की ईंटों के बने हुए थे, और उसमें जो सड़कें होती थी वो पक्की ईंटों की बनी होती थी, और इसमें प्राय शासक वर्ग या अमीर वर्ग रहते थे। और इस भवन में या इस दुर्ग का जो क्षेत्र था उसमें बड़े राजमार्ग होते थे, उसमें बुर्ज होता था, और जो ऊपर की जो बाउंड्री दी होती थी उसमें गोपुरम बना होता था। दुर्ग के अंदर सभागार, जलाशय, इन सब चीजों का निर्माण किया गया था। इसका मतलब ये है कि हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो निर्माण की गई थी, जो दुर्ग का निर्माण किया गया था उसमें काफी व्यवस्थित तरीके से सारी चीजों को बनाया गया था। अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि जो दुर्ग था उसकी चारों ओर खाई का निर्माण किया गया था। खाई का निर्माण हो सकता है कि इसके पीछे कोई सामरिक दृष्टिकोण हो अथवा सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया हो, पर दुर्ग जो थे वो काफी अपने जो सामरिक और व्यापारिक रूप से और काफी महत्वपूर्ण थे। उनकी जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो काफी वैज्ञानिक तरीके की बनाई गई थी। और एक चीज और मैं बता दूं कि प्रायः जो शहरें मिलती हैं हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता में, वो 2 तरह की शहरें मिलते हैं, परंतु धौलागिरा एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ पर जो हम उपयोग करते हैं वहाँ के अवशेषों को प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे 3 तरह के नगर मिलते हैं। उसमें एक जो निम्न वर्ग के लिए था, एक दुर्ग था, और एक और भवन के या एक और नगर मिलते हैं, या 3 भागों में नगर बैठे हुए थे। परंतु चूंकि हम लोगों को पता है कि इसका कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर हम लिखित इसके चित्र को नहीं पढ़ सके हैं, इसकी लेखनी को नहीं पढ़ सके हैं, इसलिए हम इनके बारे में हम विशेष जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती है। अब आते हैं सड़कों के बारे में। जो यहाँ की सड़कें थी, जो पहले भी बता चुके हैं स्टार्टिंग में, कि सड़कें जो थी वो समकोण थी। समकोण आप जानते ही हैं समकोण किसे कहते हैं, तो समकोण थी और सड़कें समकोण होती थी, और वो 90 डिग्री पे जाकर के सड़क को काटती थी। जो प्राय जो मुख्य सड़कें होती थी वो 10 मीटर की होती थी, जो गलियां होती थी वो प्राय 6 मीटर की होती थी, 5 या 6 मीटर की होती थी। लेकिन एक चीज और है, जो गलियां होती थी उन गलियों के किनारे पतली नालियों का निर्माण किया गया था। वो नालियां जो घरों से निकलती थी और वो छोटी नालियों में तब्दील हो जाती थी, और छोटी नालियां बड़ी नालियों में मिलती थी। लेकिन मोहनजोदड़ो एक ऐसा क्षेत्र था या एक ऐसा शहर था जहां पर जो मुख्य सड़कें थी उसके किनारे किनारे चबूतरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र में या इन चबूतरों का प्रयोग वस्तुओं को विनिमय के लिए यहाँ या वहां पे वस्तु के क्रय विक्रय के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। तो ये तो सड़कों की बात हो गई। मैं अभी नालियों का जिक्र कर रहा था। जो घरों से निकलने वाली जो प्रत्येक घर होते थे उससे नालियां निकलती थी, और वो नालियां छोटी नालियां बड़ी नालियों में जाकर के मिलती थी, और बड़ी नालियों के बीच में कहीं कहीं पे गड्ढे किए जाते थे ताकि वहां से जो गंदगी हो सके वो गंदगी को निकाल करके बाहर किया जा सके, और फिर उस जो नली थे वो शहर के बाहर जाकर के वो पानियां गिरती थी। यानी कि जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो काफी महत्वपूर्ण और काफी सुरक्षात्मक दृष्टि से थी। और इसके अलावे एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम लोग को जो ये नालियां मिलती हैं वो पक्की ईंटों की होती थी, परंतु लोथल एक ऐसा जगह है, लोथल के बारे में बताया था कि वो पत्तन भी था, तो जो गुजरात में स्थित था, तो वहाँ जो लोथल का जो प्लेस था, जगह था, वहां पर जो नालियां मिली हैं वो लकड़ी की नालियां मिली हैं, जो अपने आप में थोड़ा आश्चर्यजनक प्रतीत होती हैं। अब इसके ईंटों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन निर्माण थे उसमें ईंटों की भी अपनी विशेषता थी। जो ईंट प्रायः होते थे वो स्क्वायर में होते थे, जो उनका अनुपात होता था वो 4:2:1 में होता था, और ईंटों की जो चौड़ाई होती थी या ईंटों की जो लंबाई और चौड़ाई थी वो प्रायः 51.43 गुने 26.27 गुने 6.35 सेंटीमीटर के में था। एक चीज और बता दूं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इस सभ्यता के अलावा विश्व के किसी अन्य सभ्यताओं में पक्की ईंटों के प्रायः वैसे अवशेष नहीं मिले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग पक्की ईंटों के प्रयोग के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। कुछ अवशेषों में कुछ अवशेष मिस्र से मिले हैं जहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता जो थी वो काफी उन्नत और विकसित थी। आइए अब चलते हैं हम एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो था अन्नागार। अन्न से बना है अन्नागार, जहाँ पर धाने की चीजें रखी जाती थी, अर्थात जो धान थे वो रखे जाते थे, उसको अन्नागार कहते थे। और यह जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। जो मोहनजोदड़ो से अन्नागार जो प्राप्त हुए हैं उसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई थी वो प्रायः 45.72 गुने 22.86 गुने 22.86 मीटर की थी, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा में 12 धान्य के कोठरे मिली हैं जो 6-6 के क्रम में बटी हुई थी, और इनमें प्रायः धान को रखा जाता था। तो ये अवशेष मिले थे अन्नागार के बारे में। इन सबों के अतिरिक्त एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, मैंने पहले जिक्र किया था कि क्वेश्चन आता है परीक्षा में शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए, या फिर 5 नंबर का आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार के बारे में आप उसके बारे में विस्तृत तरीके से लिखिए। तो हम अब उसके अगले चरण की ओर चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ स्नानागार था वो क्या था। तो पहले हम समझें स्नानागार क्या होता है। तो स्नानागार जहाँ स्नान करते हैं, जहाँ बात करते हैं, उसको कहते हैं स्नानागार। तो ये जो स्नानागार वो कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो के दुर्ग में मिले थे। मैंने अभी दुर्ग का जिक्र किया था। वो दुर्ग का जो उसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो 56.86 गुने 33 मीटर की थी, 33 मीटर की थी। और जो स्नानागार बनाए गए थे उनका प्रायः उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि यह अनुष्ठानिक स्नान यहाँ पे होते थे, यानी कि कोई ऐसा स्नान जो किसी पूजा पाठ को करने से पहले किया जाता है, यहाँ पे उसका प्रयोग किया जाता था। इसमें जल निकासी की व्यवस्था थी। इसमें जो फर्श थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे, और यहाँ पे स्वच्छ जल के लिए कुएं का पानी का इस्तेमाल किया जाता था। आइए अब इसके चित्र पर थोड़ा नजर डालें तो आप देखेंगे कि इसकी जो लंबाई थी वो 39 फुट थी, जबकि चौड़ाई इसकी 23 फुट और इसकी गहराई 8 फुट थी। पूरब, उत्तर और दक्षिण के जो क्षेत्र थे उसमें सीढ़ियों का निर्माण किया गया था, और जो किनारे का जो क्षेत्र था यहाँ पे वस्त्र को बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। जो यहाँ पे स्नान करने के बाद लोग यहाँ पे अपने वस्त्र को परिवर्तित करते थे। ये जो आप क्षेत्र जो फिगर देख रहे हैं इसमें बहुत सारे जो मोहनजोदड़ो के अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें बहुत सारे पायों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन पायों से ही यह स्पष्ट होता है या पता चलता है या अनुमान लगाते हैं हम लोग हैं कि जो स्नानागार था उसमें जो बहुत सारे पाये बने हुए थे, और उन्हीं पायों के बीच में वस्त्र बदलने की व्यवस्था की गई थी।
तो ये स्नानागार के बारे में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसको बारे में जॉन मार्शल जो थे, जब उनकी इसकी खुदाई की गई और उसके बारे में उन्होंने जाना तो इसे एक आश्चर्यजनक रचना के बाद कह करके इसका संबोधन किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्नानागार था वो काफी उन्नत था और सिंधु घाटी सभ्यता में नगर निर्माण की जो योजना थी वो विश्व की महत्वपूर्ण और सबसे अद्भुत व्यवस्था थी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे यहाँ की धार्मिक व्यवस्था के बारे में और हम जानेंगे कि जो प्रमुख शहर थे उसके क्या क्या वहां से अवशेष प्राप्त हुए और उसके पतन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।